चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। देखो बेसिकली हम लोग समझते हैं कि चार्ज इज नॉट बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी ना। ये आप लोग जानते हो, मैंने आपको जब पीछे क्लास में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ठीक है भाई। अब इस पर जो चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज है 0, इस पर 0 चार्ज है। एक दूसरी बॉडी है ना, इस पर चार्ज कितनी है, इस पर भी 0 चार्ज है, ठीक है। लेकिन जब दोनों को हमने क्या कर दिया, जब इन दोनों को आपस में रगड़ दिया एकदम ना, ये ले झुम 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 ना, जब रगड़ देते हो तो क्या हो जाता है, तब यह मान लीजिए बॉडी ए थी, ये बॉडी क्या थी, बॉडी बी थी, तब यह दोनों बॉडी ए भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। बॉडी ए भी क्या हो गई भाई, चार्ज हो गई। एंड बॉडी बी भी क्या हो गई, चार्ज हो गई ना। आइए समझाते हैं आपको कैसे। देखो मान लो सपोज करो इस पर इलेक्ट्रॉन रहा होगा 10, तो जब इस पर 10 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो 10 प्रोटॉन भी रहे होंगे, ये बात पक्की है ना। बिकॉज आप लोग पढ़े होंगे ना, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ये बात समझ में आ रहा है। चलिए भाई, अच्छा ठीक है। मान लीजिए इस पर 20 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो इस पर भी 20 प्रोटॉन रहे होंगे ना, इसलिए तो 0 चार्ज है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉडी जो है क्या कैसी चार्ज रखती है, 0 चार्ज रखती है, ठीक ना। चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी, 0 चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हो ना, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, एडिटिव प्रॉपर्टी जो होता था वो कहता था कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द सम ऑफ अलजेब्रिक ना, या फिर अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा। तो अलजेब्रिक सम करोगे तो क्या होगा, -10 + 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -20 + 20 कितना हो जाएगा, 0। मतलब इस पर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज की संख्या बात करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। और जब इसको आपने रफ किया तो हो सकता है कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर चले आए हों। तो मान लीजिए कितना हो गया, मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 12 हो गई, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कितनी ही रह गई, 10 ही रह गई, ठीक है भाई। अच्छा, ये वाला पर कितना होगा, अब इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी ना, और इस पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इतना समझ में आया ना। तो अब इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों का निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, इट इज़ द निगेटिव चार्ज ना। यह इस पर 2 प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज ना। मतलब क्या आप देख रहे हो कि चार्ज को कहीं से क्रिएट नहीं किया गया, बॉडी के अंदर चार्ज पहले से था, बस हमने क्या किया, चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया इधर से उधर, बस बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। क्लियर हुआ बात, समझ में आ गया। तो हम लोग इसका डिफरेंस क्या ले सकते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाइदर बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है भाई, द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, it can be only transfer from one body to another body। बात समझ में आ गया ना। या फिर ऐसे समझ सकते हो क्या कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वह क्या होता है, वह बिल्कुल कांस्टेंट होता है, न तो वह बढ़ेगा न तो क्या होगा भाई, घटेगा। जब वह सिस्टम कैसा होगा, जब वह सिस्टम आइसोलेटेड होगा तब। आइसोलेटेड मीन्स क्या होता है कि न तो वहाँ से कोई चार्ज बाहर जा सकता है। जैसे मान लो ना, ये कोई बॉडी है, ठीक है, मैंने पीछे क्लास में बताया था आपको, ये कोई बॉडी है ना। अब इसके अंदर मान लीजिए टोटल चार्ज अगर क्या है, मान लीजिए इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इस पर अलग अलग चार्ज, मान लीजिए इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का, इसमें +2 ऐसे कुछ भी चार्ज बैठे हुए हैं ना, इस पर अलग अलग चार्ज बैठे हुए हैं। तो इसको अगर झुम 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 खूब हिलाओगे तो अब इन बॉडियों का चार्ज तो बदल जाएगा। इन बॉडियों का, इस पर कुछ अलग हो जाएगा, इस पर कुछ अलग हो जाएगा, इस पर कुछ अलग हो जाएगा ना। मान लीजिए ऐसे मैं मान लेता हूँ -2 +2, मान लीजिए +3 इस पर चार्ज है, इसको खूब हमने हिला दिया, ठीक है, इसको इस पर खूब हिला दिया। मान लीजिए इसमें 3 ही पार्टिकल थे, ठीक है, बस 1 2 3 बस मान लीजिए, ठीक भाई। चलो भाई, इसमें 3 पार्टिकल हो गए, मान लीजिए यहाँ पर 3 पार्टिकल हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए इस पर -1 हो गया, ठीक है। मान लीजिए इस पर क्या हो गया भाई, इस पर मान लीजिए 2 हो गया, ठीक। तो बताइए इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर अब कितना चार्ज, यहाँ पर देखिए टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पर +3 चार्ज है, तो +3 होने के लिए यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर भी 2 रहेगा, तभी जाके +3 प्लस यहाँ 2
+2, देखिए जोड़िए पूरा, +2 4, 4 एंड -1 कितना हुआ 3 हुआ। यहाँ देखिए +-2 कैंसिल, 0 हो गया, यह +3, यह भी +3, यह भी +3 हो जाएगा ना। इसका मतलब जब क्या होता है, जब कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, मतलब इसमें का चार्ज कहीं से बाहर ना जाए, तभी क्या होगा, इसका जो चार्ज होगा बिल्कुल क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, द टोटल चार्ज, ठीक भाई, द टोटल चार्जेज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ना। जो टोटल चार्ज होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइए मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये क्या है, NaCl है, ठीक है भाई, ये NaCl है। इस पर कितना चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। कितना चार्ज है भाई, 0 चार्ज है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यह जो हुआ ये टूट गया, किसमें, Na में टूटा, प्लस किसमें टूटा, Cl में टूटा। तो Na पे सोडियम का इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो कितना हो जाएगा, इसका +1 2 8 एंड 1 होगा, इसका 17 होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 एंड 7। तो इस पर -1 की कमी है, तो ये -1 का चार्ज हो जाएगा ना। और ये जब पूरा होगा फिर वापस जाएगा, तो फिर से कितना हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो इस पर कितना चार्ज है भाई, ये ना, इस पर कितना चार्ज है, इस पर है +1 का चार्ज है, इस पर क्या है, -1 का चार्ज है। क्लियर हुआ, मतलब सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर कितना, नेगेटिव हो गया। अच्छा मान लीजिए कोई गामा रे है ना, ये गामा रे है कोई ना, तो गामा रे पर चार्ज कितना है, 0 चार्ज है ना। जब ये गामा रे जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, ये टूटेगा, इसमें से निकलेगा इलेक्ट्रॉन प्लस क्या निकलता है, प्रोटॉन निकलता है, ठीक है। तो इस पर कितना चार्ज हो गया, इस पर होगा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर कैसा चार्ज होगा भाई, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब चार्ज कहीं से क्रिएट नहीं हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, चार्ज जो है वह बॉडी के अंदर पहले से मौजूद होता है, ठीक है। बस क्या हो जाए, बस बॉडी में बस इसको हिला डुला के जोश दिला दो ना। जैसे होता है ना, कोई आदमी होते हैं गांव में ना, बस क्या हो गया, बस वो उनके अंदर गुस्सा पहले से है ना, लेकिन वो बस उनको आप चढ़ा बढ़ा दो, फिर देखिए उनका जलवा। तो क्या हो गया, वो पहले से न्यूट्रल पड़े हुए थे ना, बस आपने उनकी शक्ति को याद दिला दिया। हनुमान जी हो गए ना, बस उनके पास शक्ति थी, बस आपने उनको याद दिला दिया, फिर ये देखो ये उड़ाम धड़ाम धड़ाम ड्रीम ड्रीम। चलिए भाई, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगली टॉपिक पढ़ते हैं। ओके 1 2 3। चलिए भाई, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेज मास। बातें होंगी इलेक्ट्रिक चार्ज में और मास चार्ज में, ठीक है। देखिए पहला अंतर इसमें यह होता है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है यह पॉजिटिव भी होता है, यह निगेटिव भी होता है, एंड इट कैन बी 0 आल्सो। अभी आप लोग पीछे देखे हो ना कि चार्ज होता है 0 भी, किसी बॉडी में चार्ज था, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। बट मास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। आप लोग कक्षा 11th में, क्लास 11 में आप लोग देखे होंगे कि वेट और मास में डिफरेंस किए होंगे, 9th में भी डिफरेंस किए होंगे। तो वहाँ पर भी यही होता था, वेट जो होता था पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता था, या और यह पॉजिटिव होता था। तो वहाँ पर वेट तो होता था वेक्टर क्वांटिटी, तो ये मत सोच लेना कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, यह स्केलर क्वांटिटी होगा। चार्ज भी यह पॉजिटिव नेगेटिव 0 होते हुए भी ना, वो क्या होता है, यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना। क्या होता है, स्केलर होता है, और यह मास भी क्या होता है, स्केलर होता है। बात समझ में भाई, ये दोनों स्केलर ही क्वांटिटी होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है यह कैसे, ये हमेशा Ne के फॉर्म में क्वांटाइज होता है ना। क्या हो जाएगा, इट इज क्वांटाइज इन द फॉर्म ऑफ Q इज इक्वल टू Ne। बट जो मास होता है इसका क्वांटाइजेशन स्टेब्लिश नहीं होता है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट स्टेब्लिश, क्वांटाइजेशन ऑफ मास नॉट स्टेब्लिश।
इसका क्वांटाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक भाई, चलिए अच्छा और पढ़ते हैं इसका। अब एक मज़ेदार बात पढ़ते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप इसको, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर सकते हो क्या, कि चार्ज जो होता है ये स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है ना, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पीड, ये स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि मास जो होता है स्पीड के साथ इंक्रीज होता है ना, मास ऑफ एनी बॉडी इंक्रीजेज ना विथ स्पीड। कैसे भाई, अभी मैं बता रहा हूँ। क्लास 11 में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि m इज इक्वल टू m0 अपान √1 माइनस v² अपान में c² पढ़ा था, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो मास m0 है ये क्या है भाई, ये जो m0 है रेस्ट मास है, रेस्ट मास है, ठीक है। m क्या है, मास विथ स्पीड है, जब स्पीड में बॉडी है तब की बात है ना। अब समझो कि v अपान c क्या है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है भाई, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है आपकी, ठीक है। अच्छा अब समझो कि क्या कोई बॉडी जो होगी, हम लोग नॉर्मली अगर, क्योंकि देखो हम लोग नॉर्मली कैसे मानते हैं, हम लोग मानते हैं जैसे हम क्लास 9 में 11 में आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो आप अक्सर ऐसे सवाल कर रहे होगे कि मान लीजिए थोड़ी ना बात करते थे कि कार कोई बड़ी स्पीड से चल रही है तो उसका मास चेंज हो रहा है, मास हम लोग वही मानते थे, क्यों, क्योंकि देखो ये भी जो है वो उस बॉडी की स्पीड है, तो भाई लाइट के अपेक्षा ये स्पीड बहुत कम हुआ करती थी, लाइट की अपेक्षा बहुत कम होगी, तो जब ये कम होगी तो ये देखिए कितना है, ये मान लो आपको अगर कोई बॉडी है जो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना, जबकि ये कितना चल रहा है, ये चल रहा है, लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इन कर सकते 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये चल रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और कोई बॉडी उससे चलती है तो कितना चलती है, वो चलती है 1 मीटर पर सेकेंड, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो क्या होगा, इसके अपेक्षा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो जीरो लगभग जीरो के बराबर हो गया, तो 1 में से 0 क्या 1 का स्क्वायर रूट 1 मतलब m और m0 क्या हो जाएगा, लगभग क्या हो जाती है, बराबर ही भी होते थे ना। लेकिन ये समझ जाइए एकदम, अगर इसकी बात छोटे छोटे मालिक्यूल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे ना, जब कोई बॉडी चलेगा तो क्या हो जाएगा, तब उसकी स्पीड जो हो जाएगी चेंज हो जाएगी ना। जब देखो क्या होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये वैल्यू जो होगी, अगर यह वैल्यू कम से कम कुछ ज़्यादा हो ना, कुछ ज़्यादा होगा, 0 से कुछ बढ़कर होगा तो 1 में से कुछ घटाएंगे तो वैल्यू कम, जब वैल्यू कम, जब किसी नंबर में कम से डिवाइड करते हैं, सोचो जब किसी वैल्यू में कम से डिवाइड करोगे तो उसका मान जो होगा और बढ़ेगा, जैसे समझो 4/, बताओ 2 का मान ज़्यादा होगा कि 4/4 का मान ज़्यादा होगा, कौन, यह कम है तो इसकी वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ, ये 4 नीचे वाला ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू 1 हुआ, ठीक है। मतलब जब कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू उसका आंसर जो होगा ज़्यादा होगा, तो नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब यहाँ पर सोचो कुछ ऐसे सोचो ना, 1 माइनस समथिंग, मान लो 0.3 कुछ भी आ गया, तो अब यहाँ पर पॉइंट में कुछ भी आया भाई 0.7 आ गया, अब इसको अपने स्क्वायर रूट निकाला, क्या हो गया, आपने स्क्वायर रूट निकाला कितना हो गया, अपान में कुछ भी आएगा, मान लीजिए 0.2 समथिंग जो भी करिए ना, 0.2 कुछ भी ऐसे आएगा। जब वैल्यू कम करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और इसकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, वैल्यू क्या होती जाएगी, इसकी बढ़ती चली जाएगी। जबकि ना नहीं, ये 0.2 नहीं आएगा भाई, इसका 0.7 का स्क्वायर रूट लगभग आपका बनेगा कितना, 0.8 के आसपास आएगा, है ना मजे की बात ना, 0.08, ठीक है, 0.8 पॉइंट लगा करके 0.8 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, चलिए छोड़िए बात ना, पास समझ में आ रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मतलब किसी बॉडी की जो स्पीड होती है, जो मास की स्पीड होती है, वह क्या होती है भाई, वह बढ़ती है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 0.8 का बड़ी अजीब सा लगेगा आपको सुन करके कि 0.7 का जो स्क्वायर रूट होगा लगभग 0.8 होगा। ठीक है, ऐसे समझाता हूँ आपको मैं। देखिए ये 0.7 है ना, तो 0.7 को ऐसे 0 तो आप लिख ही सकते हो, तो 0.8 का 0.8 में मल्टीप्लाई करिए। देखिए 0.8 का 0.8 में कितना हो जाएगा, 0.64 आएगा, तो लगभग ये 0.70 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए इतना आएगा ना, ये अजीब मत मानिएगा इस बात को। ठीक है, तो मतलब समझो कि जब वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, उसका मान जो होगा क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा। 1 से वैल्यू ये 1 से कम है ना, जब 1 से कम है तो क्या होगा, पक्का है कि मान लीजिए इसकी जो वैल्यू होगी ये बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, मतलब क्या समझिए, ऐसे समझिए ये ना, अगर मास है तो मास है तो मतलब मीन्स क्या है, कोई बॉडी है, कोई बॉडी है तो उसके अंदर क्या होगा, अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ही ना। मतलब चार्ज है तो मास है, मास है तो चार्ज है। मतलब जो चार्ज होता है मास के ऊपर डिपेंडेंट होता भी है ना कभी कभी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी रहेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। चलिए देखिए भाई, अच्छा जब चार्ज है, ठीक है भाई, जब चार्ज है तो चार्ज में कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। जब तो रुके हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा ना। तो इनमें जो फोर्स होगा यह फोर्स क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन का या रिपल्सन का दोनों होता है। ठीक है, यह क्या होगा भाई, यह अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन ना, ये दोनों फोर्सेज इसमें होंगे। अट्रैक्शन या रिपल्सिव दोनों फोर्स होगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इसमें कौन सा फोर्स काम करता है, यह फोर्स काम करता है ग्रेविटेशनल। बात समझ में आ गया ना। इसमें जो फोर्स काम करता है वो कैसा फोर्स काम करता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है इसमें। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इसके जब दो चार्ज रखे हुए हैं, ध्यान समझ लीजिए, जब दो चार्ज रखे हुए हैं तो इनके बीच का जो फोर्स लगता है ना, तो इसके बीच में अगर कोई चीज़ रख दिया जाए, कोई मीडियम रख दिया जाए, तो यह इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, मतलब यह जो फोर्स होगा यह अफेक्टेड होगा। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडी रखी हुई हैं ना, तो उसके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब बीच में कोई बॉडी रख दोगे तब। ठीक है, अच्छा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई पावर का होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मास के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मच ग्रेटर देन होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे समझो ना, आप अपने पेन से क्या करते हो कि हेयर को रफ करते हो और ये क्या करने लगता है, दो कागज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है ना। जबकि देखिए क्या, यह एक पेन है, यह एक पेन है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है ना। जबकि इतनी इसकी मासेस क्या है, बहुत ज़्यादा हैं ना। जबकि जो चार्ज आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी वो छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर हुआ। चलिए भाई, थैंक यू। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बातें करते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है। देखो भाई, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कह लो कि ये कंडक्टिंग रॉड है। क्या भाई, मान लीजिए कंडक्टिंग रॉड है, क्या है यह, कंडक्टिंग रॉड है। ठीक, अगर इसके पास कोई एक ऑब्जेक्ट एक ऐसा लेकर आओ जो कि क्या हो, चार्ज हो, मान लो कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, हमने पॉजिटिव चार्ज वाला कोई ऑब्जेक्ट इसके पास लेकर आया तो होगा क्या कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ढेर सारे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब यह पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, दूर वाले पॉइंट पर हो जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा। और ये निगेटिव चार्ज पूरे बॉडी का निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यह निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया इतना ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कंडक्टर इन विच opposite charges appear at the closer end
एंड सिमिलर चार्जेज एट अपीयर एट द फार्दर एंड। समझ में आ गया ना। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है ना, जब क्या करोगे, जब ये एक प्रकार का टेम्परेरी फिनोमेना इस प्रकार का है, जिस प्रकार का आप चार्ज इसके सामने लेकर आओगे, ठीक ना, तो जो इसका अपोजिट चार्ज होगा इसके नियर वाले पॉइंट पर आ जाएंगे और इसके जो सिमिलर चार्ज होंगे फार्दर मतलब दूर वाले पॉइंट पर जाकर के रुक जाते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। बात समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गया। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा ना। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज कर करके ना किसी बॉडी को किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। ओके चलिए, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनीशन लिख देता हूँ ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनीशन क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है भाई ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कंडक्टर इन विच द अपोजिट चार्जेस अपीयर टू द क्लोजर इन एंड द सिमिलर चार्ज एट द फार पॉइंट। क्लियर हुआ। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर बाय द इंडक्शन। चलिए भाई, चार्जिंग ठीक है भाई। चलो भाई, मान लीजिए दो ठो गोला है, ये इस प्रकार एक ठो हुआ, एक ठो मान लीजिए ये और ये हो गया ना। दोनों को हमको क्या करना है, चार्ज करना है। ये स्फीयर है बिल्कुल ना भाई, जो भले ही आपको दिख रहे हैं कि सर जी क्या बना रहे हैं, लॉलीपॉप तो मैं बचपन में बहुत खाता था ना भाई। चलो भाई, इन लॉलीपॉपों को हम लोग देखो कैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, क्या करो, ये दो लॉलीपॉप हैं, क्लियर हुआ ना। ये इस पर जो चार्ज होंगे बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, सब इसके अंदर है, लेकिन अभी हम लोग चार्ज नहीं कहेंगे कि चार्ज है, ये क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है। हमने क्या किया, जब मैं क्या करूँगा, जब इसके पास कोई क्या करूँगा, कोई मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी इसके पास लेकर आऊँगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा लेकर आएँ जो इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो होगा क्या ना कि यह लॉलीपॉप जो है, ये मान लीजिए ऐसे हो गया, दूसरा लॉलीपॉप मान लीजिए ये लॉलीपॉप हो गया। ठीक, अब देखो होगा क्या कि अब इसके पास जब होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इससे दूर भागेंगे। तो देखो दोनों सटे हुए हैं तो जस्ट लाइक एक बॉडी जैसे बिहेव करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज से दूर भाग गए थे, तो इसकी भी पॉजिटिव चार्ज निकल के इसमें चले जाएंगे, क्योंकि ये सटा हुआ है। अगर दूर दूर होता तो ना जा पाता, तो इसके भी कुल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऐसे दूर 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 निकल आएंगे। अब इसके भी नेगेटिव और इसके भी नेगेटिव इसके पास वाले पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये क्या हो गया है, अब ये इसी प्रकार से रहेगा। अब क्या किया जाएगा कि यह हटाया नहीं जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी है, जो चार्ज था पहले से, ठीक है, यह ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यह चार्ज बॉडी जो होगा इसके पास ही रहेगा। इसको क्या करेंगे, इसको धीरे से खिसका देंगे, मतलब इससे दूर कर देंगे कि भाई अब तुम जाओ ना, अब तुम्हारा काम नहीं है। इसको धीरे से घसका दे। ये कहेंगे नहीं मुझको दूर मत करो, हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिलना है। ये कहेंगे नहीं 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 चलो दूर हटो। इसको दूर हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब ये इसके अंदर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके अंदर ढेर सारा हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब इस बॉडी को भी ना, अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसको भी धीरे से हटा देंगे। जब धीरे से हटा देंगे तो इसके नेगेटिव सब क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, यह भी चार्ज हो जाएगा और ये वाली बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। और इसके जो चार्जेज होंगे यह पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इन्वायरमेंट के चार्जों को खोजने के लिए सब जगह फैल जाएंगे। यह निगेटिव अकेला हो जाएगा तड़पता हुआ, ये पॉजिटिव अकेला हो जाएगा तड़पता हुआ।
बात समझ में आ गई। ये था चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मेथड के हेल्प से हम लोग कैसे दो बॉडी को क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। इसमें हमने टच भी नहीं कराया ना, हमने इस बॉडी को टच भी नहीं कराया और क्या कर दिया, इन दोनों की दोनों बॉडी को क्या कर दिया भाई, चार्ज कर दिया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है ना। अब देखिए मैं अब अगला वाला क्या करूँगा, केवल एक स्फीयर को ही इसी इंडक्शन मेथड से फिर चार्ज कर दूंगा। केवल एक स्फीयर आएगा तब पर भी चार्ज कर लूँगा। देखो कैसे, ठीक है। तब तक इसको क्या राइट डाउन करिए भाई इसको, ठीक है, इसको राइट डाउन करिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और इसी प्रकार आप लोगों को भी ये जंग जीतना है, क्लास 12 वाले जंग, ठीक है। मेहनत करिए, जिंदाबाद रहिए, मस्त रहिए। और आइए देखते हैं चार्जिंग ऑफ अ स्फीयर बाय द इंडक्शन, एक स्फीयर को कैसे इंडक्शन के द्वारा चार्ज किया जाएगा। ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं चार्जिंग ऑफ अ स्फीयर बाय द इंडक्शन। देखो मान लो कोई एक बॉडी है, क्या है भाई, एक बॉडी है ना। एक लॉलीपॉप फिर से आ गया सर लॉलीपॉप का याद मत दिलाइए सर, बचपन में बहुत खाए तो याद आता है। नहीं बेटा याद मत करो लॉलीपॉप को ना। देखो मान लीजिए एक लॉलीपॉप हो गया, नहीं कोई स्फीयर है, ठीक है ना, जो कि मेटल है। अब मान लीजिए इस पर क्या है भाई, निगेटिव चार्ज मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं बाबू, नेगेटिव चार्ज मान लो। ओके, अच्छा अब यह नेगेटिव चार्ज तो इसकी तरफ पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, कहेगा हाँ भाई आ जाओ पॉजिटिव चार्ज, आ जाओ पॉजिटिव चार्ज, आ जाओ पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज लाइक चार्जेस क्या होंगे, दूर हटेंगे इससे, यह दूर हट गया। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा होगा क्या, बिल्कुल होगा ना, कि लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर ना। ये अनलाइक है इसलिए अट्रैक्ट करेगा, ये लाइक वाला ये नेगेटिव इसलिए रिपेल कर जाएगा, दूर हट जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से एकदम देखिए। अगर चैन से सुना है तो जाग जाइए, ठीक है। मैं हूँ सितेंद्र सर। अब देखो या निगेटिव नेगेटिव 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 चार्ज ऐसे हो गया, ठीक भाई। यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव 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 हो गया। हम क्या कर देंगे, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा धरती से, अर्थ से, ज़मीन से, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जो निगेटिव चार्जेज होंगे वह क्या हो जाएंगे, सब जा कर के धरती में समा जाएंगे ना। कहाँ पर हमने जोड़ दिया इसको, ग्राउंड में ना। ग्राउंड को कैसा माना जाता है, एज ए पॉजिटिव चार्ज मान लो आप, या फिर ऐसे समझो कि भाई निगेटिव चार्ज है। अब हमने इसको तार से ज्वाइन कर दिया यहाँ पर अर्थ में, तो निगेटिव जो चार्ज होगा ये मैक्सिमम दूर होना चाहेगा। कितना दूर होना चाहेगा, मैक्सिमम दूर होना चाहेगा। आप समझ में आ रहा होगा, जब मैक्सिमम दूर होना चाहिए, ये भी तो वायर ही है, तो यहाँ से मैक्सिमम दूर होने के चक्कर में यहाँ तक चला आएगा निगेटिव चार्ज। सभी निगेटिव चार्ज ग्राउंड के अंदर, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गए ना, आ गए। अब फिर मैंने क्या किया, धीरे से इस तार को डिस्कनेक्ट कर दिया ना। इसको हटा दोगे तो घबरा जाएगा, फिर वो वापस आ जाएंगे चार्जेज, याद रखिएगा। इसको यहीं पर रखना है आपको ना, तभी। अब फिर ये रहने दीजिए और तार को क्या करिए, डिस्कनेक्ट कर dीजिए। जब तार क्या करोगे बाबू, जब आप तार को डिस्कनेक्ट कर दोगे ना, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा, इसको आपको हटाना नहीं है, ये निगेटिव वाला ऐसे ही रहेगा। फिर अगले राउंड में क्या करिए, तार डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको भी हटा दीजिए। जब इसको भी हटा दोगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। कहेगा अब मैं चार्ज हूँ, आओ मेरे कोई सामने। या तो मैं इसको फेंक दूंगा या तो खींच लूँगा। क्या सही बात मैं बोला, मजाक नहीं, एकदम सीरियस हूँ मैं।
ना। देखो अगर इसके सामने कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसको दूर हटा देगा, रिपल कर देगा। अगर इसके सामने कोई नेगेटिव चार्ज रखो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा ना, क्योंकि बिकॉज दिस बॉडी इज द चार्ज बॉडी। क्लियर हुआ? ठीक भाई, चलिए ये तो हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन और आज का लेक्चर इसी पर ओवर हुआ। और हम लोग अगली बार जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ और करेंगे उसके मस्त मस्त न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल करेंगे जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं और नीट में भी पूछे गए हैं। ओके, तो तैयार रहिएगा। ओके, तब तक आप इसको रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।